आज की जो हमारी वीडियो है उसका मुद्दा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अमूमन जो है वो हम बीमारियों के बारे में वीडियो बनाते हैं। आज की जो वीडियो है उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद वो बाहर मुल्कों में या तो एमओशिप जॉब के लिए जाएं या फिर अपनी ट्रेनिंग वहाँ से कंटिन्यू करें। इस बारे में हमने इनविटेशन दिया है डॉक्टर अमार को। डॉक्टर अमार जो हैं वो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ साइकाइट्रिस्ट काम कर रहे हैं। उनकी ऑलरेडी सिलेक्शन हो गई है आयरलैंड में। वहाँ पे वो 1 अगस्त के बाद जाके एज अ साइकाइट्रिस्ट डबलिन की टीम ज्वाइन करेंगे और वहाँ से अपनी जॉब की कंटिन्यूएशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमार। डॉक्टर अमार, आपने हमारी गुफ्तगू सुन ली है कि हम आज बात करेंगे इस बारे में। अगर आप मुख्तसरन बता दें कि कौन कौन से वो ममालिक हैं जहाँ पे जाके पाकिस्तान की जो ग्रेजुएट है वहाँ पे जाके या तो वो ट्रेनिंग कर सकते हैं या एमओशिप की जॉब कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट में बता दें। इसमें यूएई है, मालदीव्स है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, आयरलैंड है और यूएसए है। तो ये कंट्रीज़ हैं, इनमें कुछ में ट्रेनिंग होती है, कुछ में नहीं होती है, और मेजॉरिटी जो है वो आपसे एग्ज़ाम लेती हैं बिफोर कि वो आपको लाइसेंस दे। अभी अगर आप ये बता दें कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके नाम कंट्री के साथ रिलेटेड अगर बता दें, मिसाल के तौर पे यूएस के लिए यूएसएमएलई है, 3 स्टेप्स हैं उसके। इसी तरह अगर आप बाकी के बता दें कौन कौन से एग्ज़ाम जो आपको पता हों। मेरे ख्याल में दुबई का या उसका जो है यूएई का जो है वो हाद है, ठीक है। यूएसए का जो है वो यूएस में ली है, ठीक है। और मालदीव्स के लिए मेरे ख्याल में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ आपके क्रेडेंशियल्स चेक किए जाते हैं एज़ फार एज आई नो। इसके अलावा जो है यूके का फ्लैप 1 फ्लैप 2 है, और आयरलैंड में आपके जो है क्रेडेंशियल चेक किए जाते हैं और एक प्रोसेस आपको गुजरना पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम ओईटी ही पास करना है, बाकी कोई ऐसा खास एग्ज़ाम नहीं है। खास एग्ज़ाम नहीं है। अच्छा, अब आप जिन स्टेप्स पर से गुजरे हैं उनकी अगर आप मुख्तसरन बता दें कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपने लिए और कुल आपका कितना ख़र्चा हुआ और कितना वक्त लगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ठीक है, मैं आपको 2-3 डेट्स बताए तो ताकि उससे आप अंदाज़ा लगा सकें, ठीक है। मैंने तकरीबन 10 अप्रैल 2021 को ओईटी पास किया, ठीक है। ओईटी में मेरे तकरीबन 87 या 85 या 82 इस तरह ₹1000 लगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो था फिर तकरीबन अप्रैल के एंड से ही मैंने जो था ये एपिक एक वो है, एपिक ECFMG एक वेबसाइट है जो कि बेसिकली ऑथेंटिकेशन का काम करती है। तो इसका अपने अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद फिर आप 2 डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई करते हैं, ठीक है। हाउस जॉब ये सर्टिफिकेट। वेबसाइट अमेरिकन वेबसाइट है? ये अमेरिकन वेबसाइट है। और ये जब ऑथेंटिकेशन कर ले फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पीडीएफ के वो हर जगह उसके ज़रिए से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार जो भिजवाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाते हैं, यानी कि $130 अकाउंट बनाने के, $100 पर क्रेडेंशियल, यानी हर $100 पर सर्टिफिकेट वो पैसे लेते हैं ऑथेंटिकेट करने के। फर्स्ट टाइम जो क्रेडेंशियल वो ऑथेंटिकेट करते हैं उसके बाद जो है वो फर्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाते हैं। उसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा इदारों में एक ही सर्टिफिकेट भिजवाना चाहें तो वो आपसे कुछ पैसे लेते हैं, आई थिंक $20 है कि $30 है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके बाद 130 प्लस $200, क्योंकि आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए आयरिश मेडिकल काउंसिल के, तो तकरीबन $230 ये हो गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई जी, फिर उसके बाद ओईटी आपने पहले से क्लियर किया हुआ था, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन मतलब ये जो एपिक एपिक के उसको वेरिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई की। जी। वेरिफिकेशन पे कितना टाइम लगा? वेरिफिकेशन तकरीबन आप जहन में रख ले 45 डेज 2 मंथ्स तकरीबन लग जाते 2 हैं। मंथ्स तक वेरिफिकेशन पे लग गए। हाँ, इसमें ये कि मैंने गलती ये की कि मैंने ओईटी के बाद वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस में गया। आप इसको पहले से भी स्टार्ट कर पहले सकते से भी हैं। कर आप अपने डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करा रहे हैं और आप साथ में ओईटी भी दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं। तो ये वेरिफिकेशन जब हो गई हाँ, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा लिया? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप आयरिश मेडिकल काउंसिल के जो वेबसाइट है उस पर आप अकाउंट बनाते हो अपना, उसमें फिर आप अपने जो होते हैं यही डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते हो, ठीक है ना। वो वेबसाइट कौन सा है? आयरिश मेडिकल काउंसिल, आयरिश उनकी ऑफिशियल, हाँ, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड या आयरिश मेडिकल काउंसिल एक ही बात है। लेकिन उस वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले आपका ओईटी पास होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको वो अपलोड करना पड़ता है, उसका रिजल्ट अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें जो है उसका जो है उसका जो प्रोसेस है, अगेन मैं आपको अगर मोटा मोटा डेट बताऊँ तो अप्रैल मई में मैंने जो था वो आयरिश मेडिकल काउंसिल के अकाउंट को मैंने बनाया था, उसको एक्सेस किया, स्टार्ट किया। और मुझे 19 जनवरी को
मेरी सर्टिफिकेशन मिल गई, मुझे अपना लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस तो अच्छा, मतलब तकरीबन 8 से 9 महीने ये लग गए। आपने पहले ओईटी क्लियर की, फिर वेरिफिकेशन की एपिक के ज़रिए से, हाँ। फिर ये ओईटी और एपिक का रिज़ल्ट आयरिश मेडिकल काउंसिल वाली जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया और अपना अकाउंट बनाया। फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 8 महीने उसको लगे हैं। टोटल 8 महीने आप जहन में रख लें। हाँ, और ख़र्चा इसका कितना हुआ खर्चा जो तकरीबन है टोटल अगर आप टोटल तो 390 3 लाख 4 लाख के 4 करीब लाख आपका आप जहन में खर्चा रख लें। ओईटी के साथ। ओईटी के साथ ओईटी के ओईटी साथ के साथ लग जाता है, ठीक है ना। सही लेकिन है। प्रोवाइडेड कब ओईटी फर्स्ट टाइम में पास हुआ, क्योंकि कभी कभार ओईटी जो होता है 10 नंबरों से 20 नंबरों से 30 नंबर से रह जाता है। और ओईटी में बैंड्स तो बी बैंड लेना बी पड़ता बैंड है आपने और लेना। चारों में बी चारों में लेना आपने पड़ता बी है। बैंड लेना होता है, ठीक है ना। सही। और अगर कोई ये पूछे कि आईएलटीएस और ओईटी में, तो ओईटी प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जॉब सर्च शुरू कर देते हो, वो पे एक अलग प्रोसेस है। और जॉब सर्च जो है उसके लिए कोई उनके एजेंट्स होते हैं हाँ। या डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, वो कैसा इसमें प्रोसेस इसमें है? जो होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के एक किस्म के एजेंट्स होते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में प्लॉट्स ज़मीनों के एजेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर टाइप होते हैं। वो जब प्लॉट खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें उनका अपना कमीशन होता है, सादा अल्फाज में। तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की होती है, यानी हॉस्पिटल को अगर जो है मतलब 10 एमओस चाहिए, मेडिकल ऑफिसर चाहिए, तो वो जो होते हैं वो एडवर्टाइज भी कर लेते हैं और इन्हीं एजेंट्स को वो बता भी देते हैं कि हमें भी 10 वो चाहिए, एमओ चाहिए। तो क्या हो जाता है कि वो पर एमओ उनसे कुछ यूरोज लेते हैं, 100 200 उनकी अपनी कमीशन अपनी कमीशन होती है। तो वो एजेंट्स भी जो होते हैं आपको एक्सेस करते हैं। उनको कैसे पता चलता है कि आप अब आपको जॉब चाहिए? कैसे उनको हाँ, आपने एग्जैक्टली उसमें ये है कि उसमें आप जो है मेजॉरिटी 3-4 मेजर वेबसाइट्स हैं आयरलैंड की। एक हेल्थ केयर है, एक डॉक्टर्स डॉट जॉब है, ठीक है ना, एक हॉस्पिटल डॉट जॉब, इस तरह ना। वो सारे लिंक्स मैं आपको बता दूंगा, आप नीचे डाल सकते हैं, ठीक है ना। जब उनमें अपने सीवी अपलोड करते हो तो वो सीवीज जो होती हैं वो हॉस्पिटल्स को भी जाती है और एजेंट्स को भी जाती हैं। तो अच्छा। वो उधर से आपको ईमेल कर देते हैं कि भाई आपकी सीवी मैंने देखी थी, जो है क्या आप अभी भी आप जॉब सर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और जो है, लेकिन मैं अभी फिर भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि एजेंट्स ठीक है, दे आर ऑनेस्ट, वो करते हैं अपना हार्ड वर्क, लेकिन उनको मेजोरिटी केस में क्या होता है कि फर्स्ट चॉइस उनकी आयरिश बंदा है, सेकंड चॉइस उनकी यूरोपियन बंदा है, थर्ड चॉइस उनकी नॉन यूरोपियन है। अच्छा। हम लोग साउथ एशियन हैं, हम लोग नॉन यूरोपियन में आते हैं। तो मेजोरिटी केसेस में उनको लोकली आयरलैंड में बंदा मिल जाता है, यूके में उनको साइकियाट्रिस्ट या मेडिकल ऑफिसर मिल जाता है, या उनको कोई यूरोप में कहीं मिल जाता है। तो ज़्यादातर उनको लोकली बंदा मिल जाता है। तो एजेंट जो होते हैं ज़्यादातर आपको कॉल बैक इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको मिल जाता है। क्या होता है कि अब जो है एक वेबसाइट है HSC, हेल्थ सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, उसमें मुख्तलिफ जो होती हैं हर हफ्ते जॉब्स आती हैं और उसमें आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसका अप्लाई का एक अलग तरीका है। कुछ मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है, कुछ जो होगा अगर टाइम हो तो मैं आपको बता दूंगा। और उसका जो है जब आप उसके अप्लाई करते हो तो विद इन 20-30 डेज आपको रिप्लाई आ जाता है कि भाई आपकी इंटरव्यू कॉल है, ठीक है। सही। तो आपने मतलब आप ये रिकमेंड करते हैं कि बजाय इसके आप एजेंट्स का वेट करें, बेहतर ये है कि आप HSC पे सर्च करें बार बार। वहाँ पे जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आती हैं, हाँ। आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं या हाँ। जहाँ पे जाना चाहते हैं, हाँ। तो उस पर अप्लाई करें। उनमें apply वो आपको मोस्ट डेफिनेटली वो आपको वो करेंगे, इंटरव्यू कॉल करेंगे। और फिर सिलेक्शन हो जाती है, फिर बाद में वीज़ा का प्रोसेस आपने वो खुद एक करना लंबा है, चौड़ा प्रोसेस है। वो लंबा चौड़ा ठीक है। प्रोसेस है। इसमें एक चीज़ है कि याद रखिए कि आपको इंटरव्यू कॉल उस वक्त आएगी जब आपकी सीवी एक वो हो, एक ऐसी सीवी हो जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना, यानी कि आइज फ्रेंडली सीवी हो, ठीक है। उस पर अगेन मैं जो है मैंने एक अपनी वीडियो बनाई हुई है कि आइज फ्रेंडली सीवी क्या होती है, लेकिन उस पर अगर बात करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो वो बात अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आपकी सीवी आइज फ्रेंडली हो और उसमें सब कुछ बोल्ड लिखा हुआ प्रॉपर, तो आपको होती है, क्योंकि उनको 1000-2000 सीवीज आती हैं, चले कम कर लेते हैं, 400 सीवी आ गई हैं। उन्होंने 400-500 सीवी में 30 लोगों को छानना होता है। तो क्राउडेड सीवी जो होती है और जो होती है PDF की सीवी जो होती है वो ज़रा एक्सेप्टेबल नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप बनाएं, ब्लैक एंड वाइट में बनाएं, पिक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है टू द पॉइंट बात होनी चाहिए कि आप कौन हैं, क्या स्पेशलिटी है, टारगेट क्या है, मतलब आयरलैंड से क्या है। ज़्यादा आपने डिटेल्स नहीं डालनी सी। डिटेल नहीं डालनी है, काम की बात, ठीक है। सही। अच्छा, एक आखिरी बात मैंने ये पूछनी थी कि ये जो एग्ज़ाम्स यूके के लिए प्लैब और MRC साइक लोग देते हैं, MRCS देते हैं, MRCP, MRC या उसके एग्ज़ाम, इसके बारे में थोड़ा अगर आप डिफरेंशिएट कर यूके दें। को आपने अगर इंटर करना है, उनके हेल्थ सिस्टम में इंटर करना है, तो उसके 3 प्रोसेसेस हैं, 3 रास्ते हैं, प्लैब,
ठीक है। प्लैब जो है जिस तरह पाकिस्तान में एक एनएलई एग्जाम है, उनका प्लैब है। जो भी बंदा यूके के बाहर से पढ़ के आया है तो उसको प्लैब देना होगा, ठीक है ना। एंड आई थिंक के जो यूके के नेशनल उनको भी देना पड़ेगा, लेकिन मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट नो। लेकिन यूके के बाहर से बंदे को जरूर देना पड़ता है। यूएसए में तो यूएस में हर बंदे को देना पड़ता है, चाहे वो यूएस नेशनल के ना हो, ठीक है। अब क्या है कि उनको जो है प्लैब आपको देना, प्लैब के बाद आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। आप वहाँ पे एक क्या कहते हैं लाइसेंस्ड डॉक्टर बने, फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको जॉब दे देंगे। अच्छा, वो स्पेशलाइजेशन में एंट्री के लिए अगर वो स्पेशलाइज करना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन की एंट्री के उसका फिर अपना एक उनका लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि आपको कुछ आपका एक्सपीरियंस हो बेसिक, उसके बाद फिर कौन से एग्जाम्स हैं। हाँ, उसके जो है अगेन मैं उस पर ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं वही बात है ना कि जो प्रोसेस आपने खुद ना किया हो तो उस पर कमेंट करना बेहतर नहीं है। लेकिन जो मेरे जो कुलीग्स जो मेरे क्लास फेलो जो गए हैं, तो दूसरा जो प्रोसेस होता है वो एमआरसी का होता है, मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आप उसका एमआरसी के तीनों स्टेजेस पास करते हैं, उसके बाद फिर आप उसी स्पेशलिटी में, यानी अगर न्यूरोलॉजी है तो न्यूरोलॉजी में, साइकेट्री तो साइकेट्री में आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। और तीसरा होता है उसके स्पॉन्सर। 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं, जिस तरह पेपर है होते पेपर पे जिसने प्लैब ना क्लियर किया हो, हाँ, वो भी एमआरसी में अप्लाई वो कर सकता है। प्लैब के बगैर एमआरसी में अप्लाई करने के बाद प्रॉपर उसी तरह का डॉक्टर बन जाता है जिस तरह का एक प्लैब वाला होता है। हमारे एक सीनियर थी न्यूरोलॉजी में, वो गए हैं, वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमार, थोड़ी बहुत डिटेल से हमने बात की है। इस पे हम शायद मज़ीद भी वीडियोस बनाएं जिसमें एक एक स्टेप को हम हाईलाइट करेंगे और कैसे वो स्टेप करना है। बहुत शुक्रिया।